हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलते हैं बच्चों। आज फिर एक वीडियो आप लोगों के समक्ष लाए हुए हैं। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हुए हैं। एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाया हुआ है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित ही पूछता है। इसलिए आप तमाम क्लास 10th के बच्चे से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के व्यू से बनाया गया है। जी बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम व्यू से बनाया गया है। तमाम सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों को यह बात बता दूं कि अगर आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ देर के लिए उस कामों को रोकें एवं इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक तमाम सवाल को देखें और समझने का काम करें। बच्चों, कोई 1 नंबर की बात नहीं है, 2 नंबर की बात नहीं है, 5 नंबर की बात है। आपको इस वीडियो में जितने भी सवाल मिलेंगे, तमाम टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और हर एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क देके जाता है बच्चों। इसलिए आप इस सवाल को निश्चित ही ध्यानपूर्वक देखें और शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। अगर किया तो फिर आपको कुछ ना कुछ परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप स्किप ना करें, आप शुरू से लास्ट तक इसे ध्यानपूर्वक एक बार देखें, हर एक तौर तरीका को देखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी उससे बनाया गया है। यह वीडियो आपको काफी फायदा देकर जाएगा। बस एक बार आप जरूर देखें। तो बच्चों, चलते हैं हम सब अपने सवाल की ओर। हमारा आज का पहला सवाल है, आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर लिखा हुआ, आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल पर। क्या कहता है सवाल हमारा। बच्चों, पहला सवाल हमारा है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण। जी हाँ बच्चों, कोई एक चतुर्भुज है, जो चतुर्भुज हमारा चक्रीय है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोण का मान ज्ञात करें। जी बच्चों, कोई एक हमारा चतुर्भुज है और वह भी चतुर्भुज कैसा, चक्रीय चतुर्भुज। उसके आमने सामने के कोण का अनुपात दे रखा है 4:5। तो कह रहा है हमें उन कोण का मान बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले आपको जानना होगा चक्रीय चतुर्भुज है क्या चीज। बच्चों, आपने शायद पढ़ा होगा चक्रीय चतुर्भुज। नहीं तो आप इसे ध्यान से देखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में चक्रीय चतुर्भुज नाम का एक सवाल जरूर ही आएगा। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज। जी बच्चों, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष विरित पर स्थित हो। जी बच्चों, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु विरित पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो बच्चों ध्यान से देखें, हमने एक वृत्त बनाया। मान लिए यहां से यहां रहा, फिर यहां से यहां रहा, ये रहा और फिर ये मिला दीजिए। आप इस टाइप के चतुर्भुज को देख रहे हैं। चलिए हम मान लेते हैं ए बी सी और डी, यह कोई एक चतुर्भुज है हमारा। बच्चों, यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके चारों शीर्ष आप देख सकते हैं एक विरित पर स्थित है, इसलिए हमारा यह चक्रीय चतुर्भुज हुआ। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जानते हैं, 180 डिग्री होता है। ये बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए चलते हैं। सवाल हमें कह रहा है कि चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का अनुपात 4:5 है। मान लीजिए कि इसको हम 4x और इसे मान लेते हैं 5x। तो कहता है इन दोनों कोण का मान बताइए। आपको बता दिया
कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए यहां देखते हैं, सवाल हमारा यह रहा, हम इसको लिखते हैं हल। चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए, जब भी आपको अनुपात दिया हुआ हो तो आप अनुपातिक राशि एक मान सकते हैं। हम यहां पर मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। इसलिए बच्चों हमारा एंगल क्या होगा, ये देखिए हमने ग्राफ बना लिया। इसमें देखिए क्या है, a को हम मान लिए 4x और c को मान लिए हमने 5x। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल a अनुपात एंगल c इज इक्वल टू 4x इक्वल रेशियो 5x। बच्चों a और c का अनुपात 4 और 5 हमें मालूम है। हमें कोण निकालना है तो आपको बता दिए एवं यहाँ लिख भी दिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ देखें क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर बच्चों कितना 180 डिग्री। बताइए ए का मान 4x, सी का मान 5x इक्वल 180, दोनों को ऐड करने पर 9x, 180 x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। अगर इससे कैंसिल करें तो यह आपको आ जाएगा 20, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। बच्चों आपने कोण नहीं निकाला, आपने सिर्फ अभी तक अनुपात का मान निकाला, x का मान निकाला और वह आया आपको 20। हमें निकालना है उस कोण का मान। तो बच्चों हमारा कोण है यहाँ पर देखिए a और b, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसलिए एंगल a बराबर 4x, 4 गुना 20 बराबर 80 और उसके बाद c इज इक्वल टू 5x, 5 गुना 20 बराबर कितना, तो 100। हम लिखेंगे अतः कोण कितना बच्चों 80 और एक आया हमारा 100। यह रहा हमारा आंसर बच्चों। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो हमें दिया हुआ था आमने सामने का कोण का अनुपात 4 और 5 का, वह कोण हमसे पूछ रहा था, वह कोण का मान हमें आया 80 डिग्री और 100 डिग्री। बच्चों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लास्ट में जरूर एक लाइक करे, कमेंट करे एवं सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर ले, क्योंकि आने वाले तमाम वीडियो आप लोगों के पास यानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए कि आपके पॉइंट, आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से अभी हम तमाम सवाल अपलोड करते जाएंगे और सबसे पहले अगर आप तक पहुंचेगा तो सोचिए सबसे पहले आप सीखेंगे और हर एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। यह मेरा वादा रहा। जी हाँ, आप इसे नोट करें। तो बच्चों हम आ गए हैं अब आपके सामने सवाल नंबर दूसरा लेकर। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। बच्चों हर एक सवाल आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए आप गौर से। कहता है दूसरा सवाल हमारा, किसी समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान क्या होगा। बच्चों कोई हमारा एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उस समांतर श्रेणी के हमें 18वें पदों का मान निकालना है। कितना होगा, आप अगर ध्यान से देखते चलेंगे तो तमाम सूत्र भी आपको मैं याद कराता चलूंगा। जी बच्चों आपने सही सुना, किसी समांतर श्रेणी, जी किसी समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी हमारा 1 4 7 10 है, उसके 18वें पद का मान क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इस सवाल में हल। जरा बताइए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, हमारा यह एक एपी है। तो चलिए एपी से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ए बराबर हम जानते हैं समांतर श्रेणी के
प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ए कहते हैं। ए से सूचित किया जाता है, इसलिए ए बराबर एक निकाल लेते हैं। डी बराबर, डी का फॉर्मूला होता है बच्चों T2 माइनस T1, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद इसमें देखिए कितना, 1 2 3 4 डॉट डॉट, दूसरा पद 4 और माइनस पहला पद 1। बच्चों इसको माइनस करें तो कितना आएगा? 3। डी का मान 3, ए का मान 1। कौन सा पद हमें निकालना है प्यारे? प्यारे हमें निकालना है 18वां, T18। हाँ बच्चों, T18 फॉर्मूला क्या होता है? तो A प्लस 17D, A प्लस 17D। अब आपको होगी 17 कहाँ से आया सर? तो 17 कहाँ से आया? तो फॉर्मूला है हमारा A प्लस, हमने आपको कह देते हैं शॉर्ट में, A प्लस जितना कहे उतना, उससे एक कम D का मान। चूंकि आपको फॉर्मूला बता दें क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर क्या है? n, और यहाँ पर क्या है? n माइनस 1 मीन्स एक कम d का गुणांक। जी बच्चों, यहाँ जो भी है उससे एक कम d का गुणांक, तो वही यहाँ पर लिखे है। अगर 17 यहाँ 18 है, यहाँ आएगा हमें इससे एक कम d का गुणांक, अर्थात 17D। चलिए चलते हैं, इसमें बताइए a का मान 1 प्लस 17 गुना d का मान 3। बच्चों 1 प्लस 17 आप जानते होंगे 51, और अगर दोनों को जोड़ दे तो आ जाएगा हमें 52। बच्चों कितना अच्छा सवाल है, आप इसे देखते चलें। देखिए तमाम सवाल आपको याद कराता मैं चलूंगा। जी बच्चों, चलिए इस सवाल को आप नोट करें। जी हाँ बच्चों, अब आ गए हैं हम लोग अगला सवाल लेकर, और यह सवाल नंबर हमारा 3 है। जी हाँ, सवाल नंबर 3 है। तीसरा सवाल देखिए किस टाइप का है, कितना दमदार सवाल है बच्चों। देखिए क्या कहता है हमारा तीसरा सवाल, कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदुएं। जी हाँ, क्या कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। बच्चों हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाना है, जो बिंदु हमारा 1 2 और 3, ये तीनों बिंदु हमारा क्या है? संरेख हैं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने का अर्थ है, देखिए क्या होता है इस टाइप के सवाल में। सपोज कर लीजिए यहाँ पर बिंदु ए, बिंदु बी और ये रहा हमारा बिंदु सी। अगर यह तीन बिंदु हमें अलग अलग डिस्टेंस में पता हो, तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या इन तीनों को संरेख करेंगे। तो वह सुनिए क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जी हाँ, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो सबसे अधिक दूरी पर दोनों हैं, उनकी दूरी के बराबर इन दोनों का योगफल आना चाहिए। जी हाँ, अगर मान लेते हैं किस तरह से हमारा तीन बिंदु ए बी सी है, तो हमें आना चाहिए ए बी प्लस बी सी बराबर में बच्चों ए सी। अगर इस टाइप से आ गया तो हम कह देंगे अतः तीनों बिंदु हमारा संरेख हुआ। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, और किसका प्रयोग करके? जी हाँ बच्चों, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल। हमारा जो बिंदु है वह लिख लेते हैं हम लोग 1,5। दूसरा बिंदु हमारा है 2,4, और तीसरा बिंदु है हमारा, मान लेते हैं बच्चों 3,3। चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। जी बच्चों, ए और बी के बीच की दूरी अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा? आपको शायद याद होगा दूरी सूत्र। जी हाँ, निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर है,
उसमें हम लोग पढ़ते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग दूरी सूत्र। जी हाँ, आप इसी जगह कहीं खोजे, आपको दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला हमने सिद्ध करके दिया है। जी हाँ, हमें आशा है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे, या नहीं देखे हैं एक बार अवश्य देख ले। दूरी सूत्र हमने सिद्ध करके आपको दिया है। देखिए बच्चों, हमें किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो ए और बी, ए एवं बी के बीच की दूरी। चलिए देखते हैं क्या होता है। बच्चों, ए और बी हम इसको मान लेते हैं 2 और इसे मान लेते हैं 1। तो हमारा बिंदु भी होता है x, y। अगर कोई इस तरह से हमें बिंदु लिखा हुआ है, कोई पेयर लिखा हुआ है, तो हम पहले वाले को x बोलते हैं और बाद वाले को y बोलते हैं। चलिए, यहाँ x2 है बच्चों, x2। तो बताइए 1 और 2 अगर हम इसको बोले, तो इस दूसरा में से x का मान कितना होगा? x क्या बोले हम, पहला x होता है 2 माइनस x2, x2 माइनस x1। x2 मीन्स दूसरा बिंदु, दूसरा का x का मान, x1 मीन्स पहला का x का मान कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दूसरा बिंदु का y का मान कितना जी बच्चों, 4, और y1 पहला बिंदु का y का मान 5। अगर इससे हम हल करें तो हमें आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों जरा बताइए आप, 1 का स्क्वायर 1 और फिर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, क्या मिला आपको, रूट अंडर 2। तो बच्चों इसी प्रकार से हम लोग, चलिए अगला निकाल लेते हैं। यहाँ हमें स्पेस कम पड़ रहा है, चलिए इधर निकाल लेते हैं। आप क्या करें, इसके नीचे निकालें। हम यहाँ निकाल लेते हैं बिंदु, देखिए ए बी निकाल ले, अब हम निकाल लेते हैं बी सी। बिंदु बी सी के बीच की दूरी बराबर, तो फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ कर लेते हैं, x2 कहने का मतलब हुआ कि दूसरा बिंदु का x का मान, तो हम क्या बोले आपको, बी सी निकालते हैं। b से c निकालते हैं तो b को मान लेते हैं 1 और c को मान लेते हैं 2। चलिए इसको अगर 2 मानेंगे, हमें आता है x2 मीन्स दूसरा बिंदु का x का मान, तो बच्चों 3, x1 पहला बिंदु का x का मान 2 का होल स्क्वायर। अब y2 अर्थात दूसरा बिंदु का y का मान, दूसरा बिंदु का y का मान 3 माइनस y1 पहला बिंदु का y का मान 4। बस इसे हल करते हैं। अब 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों आपको क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। अगर इसको हल करें तो रूट अंडर 2 आया। बच्चों यहाँ देखें रूट 2 आया, यहाँ भी रूट 2 आया। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब तीसरा आप निकाल लीजिए इस तरह से ए सी। यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु ए सी के बीच की दूरी बराबर। बच्चों फॉर्मूला तो वही होना चाहिए जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा बताइए, x2 कहने का मतलब है दूसरा बिंदु का x का मान। एक a को हम 1 मान लेते हैं और c को हम 2 मान लेते हैं, तो बताइए दूसरा बिंदु का x का मान क्या मिला आपको, जी हाँ 3। अब x1 मीन्स पहला बिंदु का x का मान, तो क्या है आपका 1। इस प्रकार से
प्लस y2 दूसरा बिंदु का y का मान 3 और y1 पहला बिंदु का y का मान 5 का स्क्वायर। बच्चों बताइए 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 क्या मिला आपको 4 4 आप ऐड करेंगे तो रूट अंडर 8 और अगर आप 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा आपको 2√2। बच्चों आपके सामने आ चुका है अब AC का भी दूरी। चलिए यहां से हम लोग इसको हटा देते हैं, हम लेते हैं, मान लेते हैं AB प्लस BC बराबर में AC। ऐसा आया क्या? हाँ देख लेते हैं, AB का मान √2, BC का मान √2, AC का मान 2√2। अगर इसको आप ऐड करेंगे √2 की संख्या 1, √2 की संख्या 1, 1 1 2√2 इज इक्वल टू 2√2। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं आपका दोनों पार्ट बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः तीनों बिंदुएं संरेख है। जी बच्चों साबित हो चुका है कि यह तीनों बिंदु आपका संरेख बिंदु है। बच्चों आ गए हैं अब हम लोग सवाल नंबर 4 पर। तो देखिए सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, आप इसे बहुत अच्छी तरीका से समझें। आपको ये 4 नंबर का जो सवाल है बनाने में बड़ा मजा आएगा, बस थोड़ा आप ध्यान से देखें। कह रहा है किसी भिन्न के हर और अंश, जी बच्चों हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। जी है बच्चों, कोई एक हमारा भिन्न है, भिन्न संख्या, इसको हम लोग लिखते हैं अंश बटा हर, a/b यानी x/y, ऐसी संख्या वह एक हमारा भिन्न है। उस भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाता है हमारा 9/11। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है 5/6। तो बच्चों वह भिन्न ज्ञात करना है हमें। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ हल लिखते हैं और हम लोग लिखेंगे माना कि भिन्न के अंश व हर x व y है। जी हाँ बच्चों, भिन्न का अंश और हर को हम मान, अंश को x हर को y मान लिए, इसलिए भिन्न बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा, अंश बटा हर होता है भिन्न बराबर फॉर्मूला अंश बटा हर। बताइए आपका अंश कितना है x, हर कितना है y, तो x बटा y आपका भिन्न हो गया। चलिए यहां से चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में आपको क्या कहा गया बच्चों, अंश और हर में कितना 2 जोड़ दे। अंश यानी हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 होता है। तो हमारा जो भिन्न है x बटा y, इसके हर में और अंश में दोनों में कितना जोड़ना 2, 2 यहाँ भी 2, तब इसका मान कितना हो जाता है बच्चों, अंश में भी 2 हर में भी 2, अगर हम जोड़ दें तो इसका मान हो जाता है 9/11, अर्थात 9/11 बराबर में लिखना है। आप इससे क्रॉस करें, यहां से अगर इधर क्रॉस करें तो x + 2 में 11 से बराबर, और 9 से कितना में
वाई प्लस 2 में गुना कीजिए बच्चों। 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो बच्चों क्या होगा, इस y को इधर लाइए। मीन्स हमारे कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, चर को अलग एवं अचर को अलग, जी चर राशि अलग अचर राशि अलग। तो देखिए हमारा चर क्या है, x और y चर है, दोनों को एक तरफ -9y बराबर, इधर पहले से ऑलरेडी हमारा 18 है, इधर बाईं तरफ 22 है प्लस पे दाहिना तरफ गया तो माइनस में 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कीजिए माइनस का 4, और बच्चों इसे आप मान लें समीकरण नंबर 1। चलिए आगे देखते क्या होता है, यही बना लेते हैं। कह रहा है 1 होने के बाद, देखिए सवाल में कहाँ है, यहाँ तक सवाल है हमारा। पहला, किसी भिन्न के हर एवं अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, यह हमारा पहला भाग था। दूसरा भाग है, यदि, यहाँ से स्टार्ट है हमारा दूसरा पार्ट, यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तब वह 5/6 हो जाता है। चलिए, यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पुनः जो हमारा भिन्न था x/y। बच्चों हम अपना भिन्न में कितना जोड़ दे हर और अंश में 3 जोड़ दे, 3 3, तब बताइए इस भिन्न का मान कितना हो गया, इस भिन्न का मान हो जाता है हमारा 5/6। तो बच्चों क्या करें, यहाँ से कुछ नहीं, जो काम आपने यहाँ किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से आप क्रॉस अगर करें तो 6 से इसको गुना करना होगा आपको, x प्लस 3 6 इंटू में इक्वल यहाँ से 5y प्लस 3। बच्चों इससे गुना अगर करें हम 6x प्लस 18 इक्वल 5y, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15। बच्चों हमने आपको वहाँ सिखाया था कि यह हमारा चर है, यह भी हमारा चर है, दोनों चर को एक पक्ष में लाते हैं। 6x यह दूसरी तरफ गया तो चिन्ह बदलेगा, माइनस का 5y। बच्चों इक्वल यह बताइए 15, ये 18 आपको इधर आएगा तो माइनस में, बताइए यहाँ पर 15 से 18 घटाइए, माइनस का आएगा आपको 3। जी बच्चों माइनस का 3, और यह आ गया आपका समीकरण नंबर 2। आप इन सवाल को यहाँ नोट करें, हम फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बेसिकली हुआ क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम निकाल लिए हैं, यहाँ से हमें निकालना है भिन्न का मान, मीन्स x और y का मान। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। बच्चों किस प्रकार से आप हल करें, अब यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। इस सवाल को आपने कई प्रकार से हल करने के लिए सीखा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको जब सबसे अगर बेटर या बेस्ट लगा हुआ होगा तो वह आपको लगा होगा विलोपन विधि। जी बच्चों, विलोपन विधि। चलिए उसको ही, इस दोनों समीकरण को हम विलोपन से ही हल करते हैं, देखते क्या होता है। देखिए 6x माइनस 5y 11x माइनस 9y। विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो x को या तो y को, दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना होता है बच्चों। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं कि हम क्या ले लेते हैं कि y का गुणांक 5 है और यहाँ पर y का गुणांक 9 है, तो समीकरण 1 में गुना कर दीजिए समीकरण 2 का जो y का गुणांक है उससे। सोचिए जरा, अगर हम समीकरण 1 में 5 से गुना कर दे और समीकरण 2 में y का गुणांक जो 9 है इससे गुना कर दे तो क्या आएगा,
सोचिए हम सिर्फ y को इक्वल कर रहे हैं, x को नहीं, सिर्फ y को, मीन्स दोनों में से किसी एक को, हम कर रहे हैं y को। अगर हम 9 वाले को गुना करें 5 से तो 9 पचे 45 y आएगा। यहाँ पर गुना करें 9 पचे 45 y आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा यह 45 y माइनस में होगा और यहाँ का भी 45 y हमारा माइनस में होगा। तो क्या करना है, x या y जिसको आप इक्वल कर रहे हैं उन दोनों में काटना है, दोनों को कटना है। तो आप जरा सोचिए, -45y माइनस 45y कभी भी नहीं कटकर 0 होगा, वह हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 90। अब -45 -45 90 ही होगा माइनस में। तो क्या करना है, किसी एक को प्लस बना देते हैं। प्लस कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर हम घटाव कर लेते हैं, घटा लेते हैं बच्चों। लेकिन ऐसा करने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 गुना 5 माइनस 2 गुना 9 से, इसलिए 1 में 5 से गुना, 2 में 9 से गुना कीजिए इसको। 55x माइनस 45y बराबर का गुना कीजिए 1 2 3। बच्चों तीनों पद में इससे गुना होगा, जी हाँ, इन तीनों पद में गुना होगा। 11 को हुआ, 9 को हुआ, -4 को, तो माइनस का 20। बस वही काम करना है आपको, यहाँ पर इन तीनों में 9 से गुना, कितना आ गया 54x माइनस 45y बराबर में 27। बच्चों आपने कर रहा है घटाव। अब घटाव में क्या होता है कि नीचे में जितने भी व्यंजक होते हैं सभी व्यंजक के चिन्ह को बदला जाता है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस किया जाता है, उसको कहते हैं घटाव। तो आपने यहाँ पर करना है क्या, 54x जो प्लस में इसको माइनस करें, 45 जो माइनस में से प्लस करें, 27 जो हमारा माइनस में से प्लस करें। अब जरा इन दोनों को देखिए, 45 ऊपर वाला हमारा माइनस में, नीचे वाला हमारा चला आया प्लस में, इन दोनों को काट दीजिए। बताइए 55x में से 54x माइनस हुआ तो x इज इक्वल टू, अब देखिए 20 माइनस में 27 प्लस में, सोचिए 27 माइनस 20 करने पर क्या आएगा आपको, जी हाँ बच्चों 7। अब देखिए हमें आ चुका है यहाँ पर x बराबर 7। तो क्या करना है, इस x बराबर 7 जो आया हुआ, इस x बराबर 7 को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप पुट कर दे, रख दे। तो हम चलिए किसी एक में यानी 2 में ही रख देते, कोई बात नहीं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले, और बराबर का -3। बताइए समीकरण 2 में किसके मान को हम रख रहे हैं, x के मान को, कितना 7। चलिए जहां x है वहां पर रखते हैं, 6 गुना 7 माइनस 5y बराबर में -3। बच्चों अब इसका काम हमें नहीं है, इसे हम क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, 7 के 42 माइनस 5y बराबर में -3। हमें निकालना है y का मान। तो इस 42 को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, क्या होता है, यह हो जाएगा -5y बराबर -3 और -42 बराबर के बाईं तरफ 42 हमारा प्लस में और दाहिना तरफ आया तो माइनस में 42। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, -3 और -42 दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो माइनस में आपको मिलेगा 45। बच्चों माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, और y बराबर 45/5, अर्थात इस 5 से अगर काटिएगा 9, इसका मतलब हुआ y का मान आपको 9 मिला। तो प्यारे आपको x बराबर 7 y बराबर 9 आपने समझा क्या, जी हाँ आप समझदार हैं, समझे जरूर। चलिए देखते हैं, अतः भिन्न बराबर x बटा y, तब बताइए x का मान 7, y का मान 9, यही रहा हमारा आंसर।
बच्चों आपको इस तरह के सवाल को सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो सीखना ही पड़ेगा। और मैं आपसे पहले ही वादा किया और अभी भी कर रहा हूं, इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और इस साल आएगा ही आएगा और पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आपको यह सवाल पहले से ही सीख कर आप अपने आप को मजबूत बना लें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप इन तमाम सवाल को लिखें, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलो बच्चों, आ गए हैं अब हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर। 5वां सवाल हमारा क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। 5वां सवाल आपका 5वां चैप्टर से, यह सवाल देखिए कितना अच्छा है। यह सवाल आपका एवरेज से है, औसत से है। जी हाँ बच्चों, औसत चैप्टर। यह सवाल आपका क्या कह रहा है, आप इसे ध्यान से एक बार देखने का काम करें। कह रहा है 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। बच्चों 7 विद्यार्थी हैं, 7 बच्चे हैं। यह 7 छात्रों का औसत भार, सातों के औसत भार बता रहे हैं 55 किलोग्राम। इनमें से 6 के भार क्रमशः, इनमें से 6 बच्चों का जो भार है वह आपको 52, 58, 55, 53, 56 और 54 किलोग्राम है। 7वें छात्र का भार ज्ञात करें। जी हाँ बच्चों, कुल मिलाकर 7 बच्चे में से 6 का वजन भी दे रखा है और 7 बच्चों का औसत भार भी दे रखा है। आपको सिर्फ निकालना है 7वें बच्चों का वजन कितना होगा। तो देखिए, इसको लिखना है हमें हल। दिया है 7 छात्रों का औसत भार बराबर 55 किलोग्राम। अब उसके बाद 6 बच्चों का आपको वजन दिया हुआ है, अर्थात भार दिया हुआ है, 7वें का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि 7वें छात्र का भार बराबर x किलोग्राम। जी बच्चों, 7वां जो छात्र हैं उसका वजन हम मान लिए x किलोग्राम और 6 का दिया हुआ है, 7वां का हमें निकालना है और 7 बच्चा का आपको औसत भार भी दिया हुआ है। चलिए हम डायरेक्टली यहां से लिखते हैं औसत भार बराबर। अब देखिए बच्चों, होता क्या, औसत बराबर क्या, सभी संख्याओं का योग। जी हाँ बच्चों, आपको अगर किसी भी चीज का औसत निकालना हो, किसी भी चीज का औसत, तो उनमें जो भी चीज दिया हुआ है, वजन दिया हुआ हो या संख्या दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ हो, तो आपके उन तमाम चीजों का योगफल बट्टा उनकी संख्या। अर्थात आपको यहाँ पर सभी बच्चों का भार दिया हुआ है, सभी बच्चों का भार का योग। तो क्या सब है आपका, औसत भार बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। औसत भार क्या है बाबू, तो औसत भार हमें पता है 55 केजी। 55 केजी कुल संख्याओं का योग, कौन कितना कितना भार दिया हुआ है, तो दिया हुआ 52, 58, 55, 53, 56,
54। 1 2 3 4 5 6 बच्चों का भार लिख दिए हैं बच्चों। अब 7वां का हमें निकालना है, उसको माने थे x। देखिए यहाँ पर होगा x और बटा हमने लिख दिया कुल संख्याओं की संख्या। जी हाँ बच्चों, इसमें जितने हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का वजन लिखा हुआ है, इन तमाम बच्चों की संख्या, तो कितने हमारे प्यारे यहाँ ऊपर में घूम रहे हैं आपको पता है? 1 2 3 4 5 6 एवं 7 प्यारे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर 7 से भाग देंगे इसे। देखिए क्या होता है। चलिए यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं एक बार। इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 7 को 55 से अगर गुना करें, 7 पचा 35 का 5 बच गया 3, 7 पचा 35 3 बच्चों 38 बराबर इस नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को गुना कर दिया। अब इस तमाम को आपको ऐड करना होगा। 4 6 10 3 13 5 18 8 26 2 28 का 8 बच्चों बच गया 2 2 5 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 27 5 32 प्लस में क्या? जी हाँ, प्लस में x। बच्चों आपको अब समझ में आ रहा है कि क्या लिखें? हमें x का मान निकालना है। चलिए इसको दूसरी तरफ भेजिए, तो हम लिखेंगे 385 माइनस 328 बराबर x। तो बच्चों अगर आपको इससे माइनस करना हो तो क्या होगा? 15 में से 8 घटाइए 7। बच्चों 8 में से नहीं, 8 नहीं, 7 में से 2 घटाइए, 7 से 2 5, 3 में से 3 गया कुछ नहीं 0, तो यह बचा x। अतः 7वें छात्र का भार बराबर 57 किलोग्राम। ये रहा बच्चों हमारे आंसर। 7वें बच्चे का जो हमारा औसत भार मिला, सॉरी 7वें बच्चों का जो हमें भार मिला वह मिला हमें 57 kg, 57 किलोग्राम मिला हमें 7वें बच्चों का भार। तो बच्चों आपने यह सवाल समझा? जी हाँ, हमें उम्मीद है कि आपने इस सवाल को समझा होगा। क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा, इस सवाल को नोट करना ही होगा। नोट करें ताकि यह सवाल आप सीख पाएं। तो बच्चों चलते हैं। अब हमने आप के लिए जो आज इसके वीडियो में तमाम 5 सवाल लाए थे, पांचों सवाल हमने कंप्लीट कर दिया। पांचों सवाल को बहुत सुंदर से एक्सप्लेन कर दिया। हमें उम्मीद है कि इस पांचों सवाल को आपने भली भांति देखा होगा, शांतिपूर्वक देखा होगा एवं आप अपने कॉपी पर नोट किया होगा। तो बच्चों मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, एक सब्सक्राइब जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो फिर करने की ज़रूरत नहीं, और नहीं किए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे बच्चों, आप तक। तो बच्चों तो चलते हैं, हम आप लोगों से आज विदा लेते हैं। फिर कल आते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर, एक अच्छा सा सवाल लेकर। तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।